फिर ले आना। चले, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा चले, बस हम शुरू कर लेते हैं, सही है, सुन लेते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे ज़्यादा वीआईपी लेक्चर है, नेक्स्ट चैप्टर, वीडियो कम जोड़ा वाला बंद करो, वेरी गुड, शाबाश। चले, आज जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, दैट इज अबाउट व्हाट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपली इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आज का हमारा चैप्टर है। चैप्टर मुख्तसरन है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि चैप्टर के दरमियान कोई चीज़ ड्रॉप ना करूँ। उमूमन सारी चीज़ें तकरीबन लगभग आपको पढ़ाया करूँ, सिलेबस भी कवर हो जाए, और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो तब भी आप जो है उसको अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस अलाउड है, आ सकते हैं, तो फिर परेशान नहीं होना है। लेकिन आसान क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े थोड़े सख्त होंगे। तो हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन स्टडी करना चाहते हैं। आउटलाइंस क्वाइट सिंपल है इसके। सबसे पहले जिस टॉपिक को हमने पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द करंट। ये करंट वगैरह के हवाले से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, रेजिस्टिविटी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी रो, कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है, डायरेक्टली होती है, इन्वर्सली होती है, कंडक्टर के लिए कैसे वेरी करती है, सेमी कंडक्टर के लिए कैसे वेरी करती है, या कोई एलआई वगैरह आपको गिवन हो तो उसके लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, किस तरह से होगी, हम चेक करेंगे। लेकिन एक एमसीक्यूज़ के तौर पे अभी से याद रखो कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलआई इज़ ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। मेरे जहन में आ रहा है, इसी वजह से बता रहा हूँ, ऐसा ना हो के बाद में भूल जाओ। और विच इज़ ग्रेटर देन कंडक्टर। फिर हम कहेंगे जिस चीज़ की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कम हो वो उतनी ज़्यादा बेस्ट कंडक्ट कर सकता है करंट को। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम इन चीज़ों को इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखते जाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी को पढ़ने के बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट विल बी द फाइनल टॉपिक अबाउट द पावर डिसिपिएशन, जिसको मैं पावर डिलीवर्ट का नाम उमूमन दिया करता हूँ। तो पावर डिलीवर्ट का टॉपिक हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास पावर है वो किस तरह से डिसिपिएट होता है, बल्ब वगैरह कैसे हीट अप हो जाती है, और अगर वो हीट अप होता है तो कितनी पावर को लॉस कर लेता है, लॉस करने का मतलब हीट एनर्जी में कितना तब्दील कर लेता है, कितनी हीट एनर्जी इस बल्ब वगैरह से प्रोड्यूस हो जाती है। या कोई आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह देखा होगा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सारे गर्म हो जाते हैं तो उनसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर सवाल ये है कि हम उनकी हीट एनर्जी कैसे मालूम करेंगे कि इस चीज़ से इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा हो सकती है, इससे इतनी हीट एनर्जी पैदा हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर डिलीवर टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो दैट इज़ हाउ द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं सरसरी बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाऊँगा फिर आपको पता चलेगा हमने कितनी मुख्तसर आउटलाइन उसके लिखे थे। बाकी वो छोटे मोटे टॉपिक्स में दरमियान में नहीं ला रहा हूँ, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड इस तरह से जो है वो कार्बन कोड वाली चीज़ें या और चीज़ें या इस तरह की चीज़ें या उस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें दरमियान में नहीं आ रही। एक सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है, उसको फिर देखते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है। मैं कोशिश करूँगा फिर उसको देखे, थोड़ा थोड़ा देखे, फिर ना देखे या देखें उसको फिर बाद में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द करंट। जी, व्हाट इज़ करंट? माशाल्लाह, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। करंट, जी क्या कहा आप लोगों ने? वेल डन। द नेट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एन एरिया के इन अ टाइम टी, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वायर है, उससे जितने नेट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या नेट पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं या नेट चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। यानी आप लोग करंट को कैसे डिफाइन कर रहे हो कि I इज डिफाइंड एज द Q डिवाइडेड बाई T। व्हाट इज Q? नेट चार्जेस, सिर्फ चार्ज नहीं, क्योंकि सिर्फ चार्ज की हम बात कर नहीं सकते, एक चार्ज तो फ्लो नहीं करता है, इस पे कोई सवाल तो नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास से n नंबर ऑफ चार्जेस हो, क्या हो? n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो फिर उसको आपने फिर उस वक्त आपने इस फार्मूले को कैसे डिज़ाइन करना है? देन NQ डिवाइडेड बाई T। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस चीज़ के लिए?
फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कि नंबर ऑफ चार्जेस अगर आप यहाँ से फिर देखेंगे हम इंशाल्लाह निकाल भी सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस को आप साथ में इंक्लूड करें तो इधर क्यू के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एन क्यू लगा सकते हैं। यहाँ से बताएं चार्ज का यूनिट ज़रा देखते हैं, क्यू कूलम, टी सेकेंड, 1 कूलम इज इक्वल टू, अच्छा पहले इसको देख लें, कूलम अपॉन सेकेंड किस चीज़ के बराबर है, एम्पेयर के बराबर। बाज़ औक़ात एग्जामिनर ऑप्शन में क्या करता है वो आपको वर्गलाने के लिए ऐसे करता है, कूलम की जगह पे क्या लगाएंगे 6.25 10 raised power 18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय सेकेंड इज आल्सो इक्वल टू एम्पेयर। ये भी किस चीज़ के बराबर है, एम्पेयर के बराबर। इसमें परेशान तो नहीं होंगे आप, बस सिर्फ क्या किया हुआ है, कूलम की वैल्यू लगाई है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज डिफाइंड एज द एम्पेयर। अगर आपसे अभी पूछा जाए एक एम्पेयर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25, मतलब एक एम्पेयर करंट का क्या मतलब है, एक एम्पेयर करंट का मतलब ये है कि एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ये एक एम्पेयर का मतलब है। तो खैर बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करो, तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं फॉर एन, जिसको हम लोग नाम दे रहे क्या चीज़, नंबर ऑफ चार्जेस। कैसे मालूम कर सकते हो, एन को अपनी जगह पे छोड़ दे, टी को इधर शिफ्ट करो, आई टी डिवाइडेड बाय व्हाट, क्यू। ये फार्मूला तो याद रहेगा ना, कोई मसला तो इसमें नहीं है, कितना आसान है ना। लेकिन ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। किस चीज़ के लिए है, स्ट्रेट कंडक्टर। ये देखिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है, टाइम टी के लिहाज से यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इधर से करंट हम डिफाइन करते हैं क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, टी। इज इट फाइन? बट नाउ द क्वेश्चन इज इफ आई बेंड दिस कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर को, इस वायर को मैं क्या करूं, बेंट इनटू सर्कुलर पाथ, मैं इसको सर्कुलर पाथ में से बेंट करूं, देन व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ करंट, तब फार्मूला ऑफ करंट कैसे होगा। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, क्या मैंने कहा, व्हेन द वायर इज बेंट टू सर्कल या सर्कुलर पाथ, इस तरह से किया, तो अब बताओ ज़रा करंट का फार्मूला अब क्या होगा। अब आपने समझना है सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। अब सवाल अभी आपने ये देखना है कि भाई कोई चार्ज है, वो इस पॉइंट से जब स्टार्ट लेता है तो वो अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। उसको क्या नाम देते हैं, टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप टी को रिप्लेस करोगे किस चीज़ से, कैपिटल टी से, सिर्फ किस वक्त, इधर याद रखो ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये सर्कुलर पाथ वाले केस में। सो देन सिंपल स्मॉल टी इज रिप्रेजेंटेड बाय बड़िया टी कैपिटल टी, क्योंकि फिर टाइम पीरियड की बात आ जाती है कि वो एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, क्योंकि वैसे घूमता जाएगा ना इस तरह से, कुछ तो नहीं इसमें। तो अब ज़रा देखें, हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, I इक्वल्स टू बच्चों एन क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल टी की जगह क्या लगाऊंगा, कैपिटल टी। क्लियर हुई ये बात कि नहीं हुई? ये फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड, बट वी नो दैट 1 अपॉन टाइम पीरियड इज व्हाट, माशाल्लाह वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स नहीं बता रहे, अच्छा बता दिया, वेरी गुड। नहीं बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं बता रहे, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं सर अभी स्मॉल सवाल हमसे नहीं करें, छोटे छोटे सवाल ना क्या करें, बड़े बड़े सवाल करें। आ रहे समझ के नहीं आ रहे, चलें। अच्छा तो मैं असल में क्या कह रहा था कि ये n है ये q है, 1/t किस चीज़ के बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, NFQ। दिस इज द फार्मूला। एंड इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर, देन I इक्वल्स टू FQ। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हो, करंट डिवाइडेड बाई Q is defined as the frequency, but only for the case when, बोलो, when the wire is bent into circle, जब आप वायर को बेंड करते हैं किस शेप में, सर्कुलर पाथ में जो है आप उसको बेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी का, फिर भी कोई सवाल है तो
क्या चीज़? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा देखिए, मुदस्सिर कह रहे हैं कि अगर उसको आधा बेंड करें तो क्या उस वक्त जो है वो आपके पास टेम्परेट का केस आ सकता है या नहीं आ सकता है? बिल्कुल बच्चे, फिर भी आ सकता है टेम्परेट का केस, सही है, फिर भी आ सकता है। तो वो सिर्फ ये होगा बच्चे कि आप सिर्फ कर्व पाथ में उसको बेंड करो, फिर वो चाहे जो भी केस हो, टेम्परेट फिर भी हो सकता है। हाफ ऑसिलेशन ऐसे करो बच्चे, देखो हाफ ऐसे हाफ ऐसे, तो फिर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, अगेन जो है आपके पास टेम्परेट का केस बन गया। तो इस बात को आपने याद रखना। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई इशू वगैरह तो नहीं है भाई? चलिए नेक्स्ट ज़रा देखते हैं। दो तरह से करंट हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं, बताएं ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरे को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। सही है, इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए अब ये बताएं, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट? From positive to negative, sir, जो शायद from positive to negative जो शायद वेरी गुड, शाबाश। जानते हो ना कि किस तरह से होता है? चले सही है। तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास कैसे होगा? कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में बेसिक फ़र्क क्या है? वो ये है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और तो ताज़ा ये कर दिया ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव तक। इसको कहा जाता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसमें कोई मसला तो नहीं है? आ रही, सब कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, मतलब जिस जानिब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है ये बताओ? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा मैं इधर ऊपर ड्रा करता हूँ चूँकि पूरी जगह से रहेगी मेरे ख्याल। लेट्स से वी हैव अ रजिस्टर, यहाँ से कोई बैटरी आपने लगाई है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है? इस तरह से होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ आ रही कि नहीं यार? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कहाँ पर होता है? नेगेटिव। देखो ये ई है, लेकिन देखिए कन्वेंशनल करंट किस तरफ है? अपोजिट टू ई। समझ आ रही है? सो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हो रही, सही? सॉरी इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहा हूँ, सही? अगर कहा है तो गलत कहा है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? अपोजिट या अगेंस्ट टू ई। कन्वेंशनल करंट क्या है? इसके अपोजिट को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस के फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसे कन्वेंशनल कहते हैं। जिस तरह से होल्स वगैरह सेमीकंडक्टर में जब मूव करते हैं वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम होल करंट कहते हैं, या कन्वेंशनल करंट भी उसे कहा जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेकेंड ईयर में पढ़ा था। और भाई गलत समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। तो कन्वेंशनल करंट आपके पास ये चीज़ कहलाता है कि दिस इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव आयंस कहो, जो कुछ भी कहो, और ये जो है डायरेक्टेड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ होता है? लो। पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर बताओ, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इन द डायरेक्शन होगा ना। देखो पॉजिटिव से किस तरफ जाएगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ से कहाँ तक है? पॉजिटिव से नेगेटिव तक है ना। इसी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? मैं क्यों इतने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज को आपको बोर नहीं करना चाहता। मेरे नेचर नहीं कि किसी को बोर करो, क्योंकि मसला तो नहीं है, लेकिन अगर कोई दरमियान में रुकावट ना आ जाए फिर तो एक अलग सी बात है। तो ये आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चल ये वाला पॉइंट क्या था? लास्ट वाला पॉइंट बताओ जल्दी बच्चे, आप बताएं। वेरी गुड, शाबाश। फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या होते हैं? इन डायरेक्शन ऑफ ई होते हैं। इसका मतलब क्लास में आप तवज्जो के साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ अबाउट द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के हवाले से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखिए हालांकि मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है करंट डेंसिटी, ये करंट मरंट कोई भी चीज़
आउटलाइंस में नहीं लिखा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। खत्म जी, बताएं। करंट डेंसिटी नाम से जाहिर है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर या एनी पोर्शन ऑफ द वायर। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? करंट पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी विच इज denoted by J. It is a vector quantity. Be remember about this. करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करंट क्यों स्केलर है? क्योंकि वेक्टर एडिशन रूल को करंट ओबे नहीं करता है, इसी वजह से करंट स्केलर क्वांटिटी। क्यों नहीं करता है? किससे नहीं करता है? सेकेंड ईयर के कोर्स में ये चीज़ गुजर चुकी है, दोबारा दोहराना मुनासिब में नहीं समझता और ना आपके काम का है, क्योंकि आप टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, आपकी चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिंक नहीं है। लिहाजा करंट डेंसिटी जो है वो क्या होता है? दैट इज डिफाइंड एज द करंट, ये करंट हो दैट इज पासिंग थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से करंट जितना पास होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी नोन एज द, बोलो ना यार, करंट डेंसिटी, इसको करंट डेंसिटी का नाम देते हैं। अब सवाल ये है, अगर इसकी डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस के जो है वो डायरेक्शन में इसकी फ्लो होती है, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जे की जो डायरेक्शन है जे, वो होता है इन डायरेक्शन ऑफ ई, पैरेलल टू ई होता है। इसमें कोई मसला तो नहीं है, बात समझ आए कि नहीं? अब मैं देखिए ये बातें अब नहीं लिख रहा हूँ, जे इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इसका ये मतलब है, कोई इशू तो इसमें नहीं है। जी बताए, व्हाट इज मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? जल्दी जल्दी करिए, लिख लिया इसको, बिग फिक्स। शाबाश, आपके पास सिर्फ 1 मिनट, विद 2 मिनट्स एक्स्ट्रा।